जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन 11th क्लास बिजनेस स्टडी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज 2 में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होगा। बिना समय को व्यतीत करते हैं शुरुआत करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। याद रखेंगे यह जो हमारा सेशन है वो थोड़ा सा तीव्र गति से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है बिजनेस है क्या है सर? आर्ट है, साइंस है या बोथ है या नन ऑफ दीज है? तो बिजनेस कैसा होता है? तो बिजनेस सर आर्ट भी है और साइंस भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत तो सिंपल है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है द मोस्ट वाइड स्कोप इज, सबसे व्यापक क्षेत्र है। सबसे व्यापक क्षेत्र है किसका? ट्रेड का, बिजनेस का, कॉमर्स का या इंडस्ट्री का? आपसे पूछा रहा सबसे व्यापक क्षेत्र है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? ठीक है, ट्रेड का है, व्यवसाय का है, वाणिज्य का है या उद्योग का है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र सर किसका है? हमारा बिजनेस का। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर, व्यवसायिक जोखिम के कारण हैं। व्यवसायिक जोखिम जो है वो 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कौन कौन सा सर? पहला जो कॉजेज है ह्यूमन कॉजेज, दूसरा कॉजेज है फिजिकल कॉजेज, तीसरा कॉजेज कौन सा? नेचुरल कॉजेज, चौथा कॉजेज कौन सा सर? इकोनॉमिक कॉजेज। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, बिजनेस रिस्क के जो कॉजेज हैं वो 4 अलग अलग तरीके से होते हैं। पहला हमने बताया ह्यूमन कॉजेज, दूसरा हमने बताया फिजिकल कॉजेज, तीसरा हमने बताया नेचुरल कॉजेज और चौथा हमारा कौन सा है? इकोनॉमिकल कॉजेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा, यानी इनमें से सभी उपरोक्त मानव, भौतिक, प्राकृतिक ये सभी क्या हैं? कॉजेज हैं। किसके कॉज हैं सर? बिजनेस रिस्क का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कॉमर्स इंक्लूड, कॉमर्स में सम्मिलित है, वाणिज्य में शामिल है क्या? बिजनेस इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी बिजनेस एंड ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कॉमर्स में शामिल कौन होता है सर? कॉमर्स में शामिल होता है ट्रेड, ठीक है, साथ ही साथ शामिल होता है एड्स टू ट्रेड, यानी व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं, ये सम्मिलित होता है किसके अंदर सर? वाणिज्य के अंदर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कॉमर्स इज, यानी कॉमर्स है, वाणिज्य है, क्या है सर? इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड, इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, नन ऑफ दिस। तो जो कॉमर्स है सर वो किसका पार्ट है? बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, यानी व्यवसाय जो है क्या है सर? वाणिज्य जो है वो व्यवसाय का अंग है। किसका अंग है सर? व्यवसाय का अंग है। ठीक है, तो कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 द ग्रेटेस्ट हैंडीकैप ऑफ सोल ट्रेडर इज, बोल रहा है कि एकांकी व्यापार की सबसे बड़ी कठिनाइयां, ग्रेटेस्ट हैंडीकैप, ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट लिमिटेशन भी कह सकते हैं किसके सर? सोल प्रोप्राइटरशिप के। सोल प्रोप्राइटरशिप के सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? इस ऑप्शन जो ऑप्शन दिए हुए उसमें से जो ऑप्शन आपको निम्नलिखित है उसमें से सबसे बड़ा डिमेरिट कौन है? किसके? सोल प्रोप्राइटरशिप के। ऑप्शन नंबर ए छोटा आकार यानी स्मॉल साइज, ऑप्शन नंबर बी लिमिटेड कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो याद रखेंगे एकांकी व्यापार का जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो है वो कठिनाई वो क्या है सर? असीमित दायित्व। असीमित दायित्व यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी असीमित दायित्व जो है ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट हैंडीकैप है किसके? सोल ट्रेडर का, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग इज, सोल ट्रेडिंग का स्कोप क्या है? ठीक है, एकांकी व्यापार का कार्य क्षेत्र कैसा है? तो एकांकी व्यापार का कार्य क्षेत्र कैसा होगा सर? सीमित होगा। एकांकी व्यापार का कार्य क्षेत्र कैसा होगा? सीमित होगा। ठीक है, यानी लिमिटेड होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर?
करेक्ट आंसर होगा स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग इज क्या होगा, लिमिटेड, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न्ड बाय स्पेसिफाई एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर कोई विशेष या कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता है। फिर से क्वेश्चन में क्या लगा हुआ, नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा व्यापार है, कौन सा ऐसा संगठन है, ठीक है, व्यापार का ऐसा कौन सा फॉर्म है जिस पर कोई एक स्पेसिफिक एक्ट लागू नहीं होता है, आपको यह प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सर सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन नंबर बी कंपनी, ऑप्शन नंबर सी पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर डी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो याद रखेंगे जो सोल ट्रेडर है यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो एकल व्यापार है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्पेसिफिक एक्ट लागू नहीं होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हिंदू फैमिली बिजनेस गवर्न्ड बाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय संचालित होता है। आपसे क्या पूछ रहा है, हिंदू फैमिली बिजनेस गवर्न्ड बाय किसके द्वारा, हिंदू अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है। तो आपको पता होगा कौन सा व्यवसाय चल रहा है सर, हिंदू परिवार व्यवसाय। हिंदू परिवार व्यवसाय किसके द्वारा संचालित होगा, तो आसान सा आंसर होगा जो हमारा हिंदू फैमिली बिजनेस है वो गवर्न होता है किसके द्वारा सर, हिंदू लॉ के द्वारा, यानी हिंदू लॉ के द्वारा जो है सर वो हमारा हिंदू अधिनियम के द्वारा जो है सर वो हिंदू फैमिली बिजनेस गवर्न होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 द हेड ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नोन एज, ठीक है, बोल रहा है द हेड ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हेड को, मुखिया को, किसके हेड को, तो याद रखेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हेड को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और कर्ता कौन होता है सर, कर्ता जो है वो हेड ऑफ फैमिली होता है, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो हेड है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फॉर्म ऑफ जनरल बिजनेस। आपसे क्या पूछा जा रहा है, जनरल बिजनेस को करने के लिए, ठीक है, यानी सामान्य व्यापार व्यवसाय को करने के लिए, व्यापार को करने के लिए, समान व्यवसाय को करने के लिए, समान व्यापार को करने के लिए अधिकतम साझेदारों की संख्या क्या होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन जनरल बिजनेस इज, तो मैक्सिमम कितना होगा, 50 होगा, 50 होगा। और अगर आपसे प्रश्न ये पूछता कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन जनरल बिजनेस, कम से कम यानी कम से कम न्यूनतम साझेदारों की संख्या क्या होगा, न्यूनतम साझेदारों की संख्या क्या होगा, 2। न्यूनतम साझेदारों की संख्या मिनिमम कम से कम 2 ही पार्टनर होने चाहिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 50 पार्टनर होंगे जनरल बिजनेस को करने के लिए। तो आपसे मिनिमम नहीं पूछा है बल्कि क्या प्रश्न में पूछा है, मैक्सिमम पूछा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर हमारा 50 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ फर्म, फर्म में जो लायबिलिटी, जो हमारा पार्टनर होगा, ठीक है, फर्म में, उसका लायबिलिटी क्या होगा सर। तो लायबिलिटी जो है वो किसका, पार्टनर का लायबिलिटी क्या होगा सर, वो हमारा कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है, यानी कि असीमित होता है। किसका, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ फर्म, फर्म में लायबिलिटी, जो फर्म में जो पार्टनर्स हैं उसके लायबिलिटी क्या होते हैं सर, अनलिमिटेड होते हैं, यानी असीमित होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अधिकतम सदस्यों की संख्या
अनलिमिटेड है। और अगर आपसे पूछा जाता मिनिमम सदस्यों की संख्या, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिनिमम सदस्यों की संख्या कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना होगा, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हम सेशन नंबर 1 सीरीज 1 में हमने आपको बताया है। अगर आप सीरीज 1 देखे होंगे तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और आप बताएंगे इसका आंसर कौन सा सर। क्वेश्चन जो भी हम आपको बता रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिनिमम जो है वो पार्टनर्स कितने होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी असीमित अनलिमिटेड क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन यानी सहकारी समिति या सहकारी समिति का पंजीयन कराना क्या है सर, तो आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है, या ऐच्छिक है, या अनावश्यक है, नहीं जरूरी है। ऑप्शन ए बोल रहा है कंपलसरी, ऑप्शनल, नेसेसरी, अननेसेसरी। तो जो रजिस्ट्रेशन कराना है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो क्या है सर, कंपलसरी है यानी कि अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी ऑब्जेक्ट सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है सर, तो सहकारी समिति का कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइमरी उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना? नहीं सर, लाभ कमाना कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइमरी उद्देश्य नहीं है, बल्कि सेवा करना है। क्या करना है सर, सेवा करना, ठीक है, यानी कि सर्विस मोटिव, ठीक है, यानी कि सर्विस हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे। तो निजी कंपनी में यानी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 200 होती है और मिनिमम सदस्यों की संख्या 2 होती है। फिर से रिपीट करें सर एक बार, मिनिमम सदस्यों की संख्या 2 और मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 200। किसमें सर, तो प्राइवेट कंपनी में। किसमें, प्राइवेट कंपनी में। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर की संख्या कितने होंगे सर, 200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में यानी कि सरकारी कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम सदस्यों की संख्या आप बताएंगे और मैक्सिमम सदस्यों की संख्या मैं बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो पब्लिक कंपनी है, जो हमारा सार्वजनिक कंपनी है, उसमें मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, अनलिमिटेड। कितनी होती है सर, अनलिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, एकांकी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। एकांकी कंपनी का सबसे प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नन ऑफ दीज। तो याद रखेगा किसी भी कंपनी का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा, शेयर होल्डर ऑर्डिनरली हैव, समतांशधारियों को साधारणता क्या देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं होता। नहीं सर, बिल्कुल होता है वोट देने का अधिकार। अच्छा, वोट देने का सीमित अधिकार नहीं सर, मतलब सीमित अधिकार ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, वोट देने का पूर्ण अधिकार, यस सर, यानी जो अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनको वोट देने का पूर्ण अधिकार होता है, फुल्ली वोटिंग राइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इन अ प्राइवेट एंटरप्राइजेज निजी उपक्रम का अंकेक्षण करता है, ठीक है। इन अ प्राइवेट एंटरप्राइजेज में ऑडिट कराना, ठीक है, ऑडिट कराना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है, यानी कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शनल है, ऑप्शन नंबर सी अननेसेसरी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज है। तो याद रखेंगे जो हमारा प्राइवेट एंटरप्राइजेज है उसमें ऑडिट कराना क्या होता है सर, ऑप्शनल होता है, यानी कि ऐच्छिक होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। इन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज में यानी विभागीय उपक्रम में, ठीक है,
क्या क्या गुण अवेलेबल होते हैं? तो एक विभागीय उपक्रम में सेवा के गुण होना चाहिए, सेवा की भावना, बिल्कुल सर। ऑप्शन नंबर बी गोपनीयता होना चाहिए, सीक्रेसी होना चाहिए, बिल्कुल सर। और तीसरा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इकोनॉमिकल यानी इकोनॉमी भी होना चाहिए। तो उपरोक्त तीनों हमारा जो है क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी सर्विस मोटिव भी होना चाहिए, सीक्रेसी भी होना चाहिए, इकोनॉमी भी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा, द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्कोप है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्कोप है, क्या स्कोप है सर? फटाक से आंसर देंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्कोप है लोकल। लोकल कैसे हो जा सकता है सर? ठीक है, आप बताइए, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, और लोकल होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या होगा सर? राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी कैसे होते हैं सर? अंतरराष्ट्रीय, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, कंपनी हुज बिजनेस लिंक्स आर इन मोर देन वन कंट्री, कंपनी जिसका व्यवसाय एक देश से अधिक देश में होता है, मतलब ऐसा कंपनी जिसका व्यवसाय एक देश में और एक से अधिक देशों में हो, ठीक है। यानी कोई कैसा कंपनी हो, जैसे मान लीजिए टाटा हमारे देश में भी है, ठीक है, यानी अपना देश, और इसके साथ साथ अन्य देश में भी है, व्यापार कर रहा, तो ऐसे कंपनी को क्या कहा जाएगा? जो अपने देश के साथ साथ अन्य देश में व्यापार करता हो, ठीक है। तो ऐसे कंपनी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए, यानी मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसा होता है सर? कंपलसरी नेचर का होता है, यानी कि अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, फुल सिक्रेसी इज मेंटेन, पूर्ण गोपनीयता रहती है, किसमें पूर्ण गोपनीयता रहेगा सर? तो निजी उपक्रम में, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, प्राइवेट इंटरप्राइजेज में क्या होता है? निजी गोपनीयता रहता है। आप बताइए ना, साझेदारी में गोपनीयता रह सकता है? सिक्रेसी बिल्कुल नहीं रह सकता है। जो भी पार्टनर है उसको बताना पड़ेगा डिसीजन आप क्या ले रहे हैं, किसके, ठीक है। तो आप अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में क्या डिसीजन ले रहे हैं, उससे संबंधित जो है अपने पार्टनर्स को शेयर करना होता है, बताना होता है। तो पार्टनरशिप में नहीं। सरकारी उपक्रम, पब्लिक कंपनी में आप देखिए उसमें कितने सारे मेंबर होते हैं, उन सबको क्या करना, बताना पड़ेगा। तो जो प्राइवेट नेचर यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें सिक्रेसी मेंशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड, सबसे अधिक ब्याज दर मिलता है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड, किसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा? करंट अकाउंट में, ठीक है, सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, या फिर आपसे पूछा जा रहा है होम सेफ अकाउंट में, घरेलू गोलक खाते में? बिल्कुल नहीं सर, आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है आपको किस में मिलेगा? तो फिक्स्ड अकाउंट में। किस में मिलेगा? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि सैलरी वाला पर्सन के लिए सबसे उपयोगी अकाउंट कौन है, तो आप बताएंगे सेविंग अकाउंट। अगर आपसे पूछेगा बिजनेसमैन के लिए सबसे उपयोगी अकाउंट कौन है, तो आप बताएंगे करंट अकाउंट। अगर आपसे पूछेगा कौन सा अकाउंट है जिसमें बैंक जो है वो इंटरेस्ट नहीं देता है, तो आप बताएंगे करंट अकाउंट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसमें प्रोवाइड किया जाता है, तो आप बताएंगे करंट अकाउंट। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें दिया जाता है, तो आप बताएंगे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो आपसे प्रश्न यही तो पूछा था कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें प्रोवाइड किया जाता है, तो किसमें दिया जाता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, द बेस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर सैलरीड पर्सन। नेक्स्ट आपको देखा, वेतनभोगी व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त खाता कौन सा होता है सर? सेविंग अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, वही सेम आपका, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको किसमें प्राप्त किया जाता है? तो जो चालू खाता है यानी जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, पार्टीज ऑफ इंश्योरेंस आर, यानी बीमा के पक्षकार होते हैं, कम से कम कितने होंगे सर? 2 होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, द पीरियड ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ई, यानी समुद्रिक बीमा पत्र की अवधि कितने होगी सर? 1 ईयर। कितने ईयर? 1 ईयर। यानी द पीरियड ऑफ मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस का जो समय है वो कितने साल के लिए होती है? 1 वर्ष के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, पोस्टल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। तो भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ 1987 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, भारत में इंटरनेट प्रारंभ हुआ, इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में जो है वो इंटरनेट का प्रयोग कब हुआ? आप बताएंगे सर इसका आंसर। क्यों? क्योंकि आप तो इंटरनेट का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो है ये एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये लेक्चर आप देख पा रहे हैं। तो आप बताएंगे कि इंटरनेट का शुरुआत भारत में कब हुआ था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल का फेज है कितना? तो ईमेल के 6 फेज होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर, यानी कि 6 फेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स आर केप्ट सेफ, आपसे पूछा जा रहा है कि कच्चा अथवा तैयार माल को सुरक्षित रखा जाता है कहां? आपके घर में, हमारे घर में? नहीं सर। कहां रखा जाता है? बैंक में? नहीं सर। रेलवे स्टेशन में? नहीं सर। कहां रखेंगे? भंडार गृह में, यानी वेयर हाउस में। वेयर हाउस में हम लोग जो है सर वो रॉ मटेरियल के साथ साथ फिनिश गुड्स को रखते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बॉन्डेड वेयर हाउस आर सिचुएटेड इन, आपसे पूछ रहा बंधक भंडार गृह कहाँ सिचुएटेड होता है? बंदरगाह में। आपसे क्या पूछ रहा है? बॉन्डेड वेयर हाउस कहाँ पे सुनिश्चित होगा? तो बॉन्डेड वेयर हाउस जो है सर वो बंदरगाह के समीप, यानी बंदरगाह में सिचुएटेड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का फ्यूचर कैसा है? तो अंधकार है? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, तो और क्या है? सामान्य है। ठीक है, उज्जवल है? बिल्कुल उज्जवल है। हम लोग ने बताया तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बताएंगे सर कि भारत में ई बिजनेस का भविष्य कैसा है? उज्जवल है। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इमर्जेंस ऑफ ई कॉमर्स वाज, आपसे पूछा जा रहा है ई कॉमर्स का प्रभावी हुआ, यानी ई कॉमर्स प्रभावी हुआ कब? ठीक है, तो ई कॉमर्स प्रभावी हुआ 1970 में। 1970 यानी 1970 में जो है वो ई कॉमर्स प्रभावी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है। क्या सामाजिक उत्तरदायित्व है सर? ग्राहक के प्रति, व्यवसाय के प्रति, समुदाय के प्रति, या ऑप्शन नंबर डी ऑल दीज, सभी के प्रति। तो याद रखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज, यानी कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है कंज्यूमर के प्रति, बिजनेस के भी प्रति और कम्युनिटी के प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी सभी के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 39, इन अ डेवलपिंग कंट्री, यानी डेवलपिंग कंट्री में लाइक इंडिया, यानी भारत जैसे विकासशील देश में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है सर? आवश्यक है। ठीक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, इनमें से सभी। ठीक है, तो याद रखेंगे समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं है, अनावश्यक नहीं है। यानी कि हमारे इंडिया में अगर आपको लिखा है इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इसके जगह पे आपको पाकिस्तान दिखे या बांग्लादेश दिखे, कोई भी आपको देश दिखे, याद रखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होता है बिजनेस के लिए, वो हमारी क्या है? तो नेसेसरी है, यानी कि आवश्यक है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर, शेयर होल्डर जो है कंपनी के अंशधारी होते हैं। कंपनी के अंशधारी क्या होते हैं सर? नौकर होंगे? नहीं सर, मालिक होते हैं। क्या होंगे? यानी
जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी वो क्या होते हैं, स्वामी होते हैं यानी ओनर होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है डिवेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर हैं, कंपनी के ऋण पत्राधिकारी होते हैं, डिवेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी वो क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। क्या होते हैं, क्रेडिटर यानी लेनदार होते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, शेयर होल्डर ओनर होता है जबकि डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 42। द काइंड्स ऑफ शेयर, शेयर कितने प्रकार के होते हैं सर, 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फिनांस रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त है। ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट टर्म, ऑप्शन नंबर बी मीडियम टर्म, ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग टर्म, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। यानी फिनांस रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर, जब हम शेयर को इशू करते हैं तो उससे जो हमें पैसा धनराशि प्राप्त होता है वो किस नेचर का होता है, अल्पकालीन नेचर का, मध्यकालीन नेचर का या दीर्घकालीन नेचर का। तो याद रखेंगे शेयर के इशू करने से हमें जो भी धनराशि प्राप्त होता है वह दीर्घकालीन नेचर का होता है यानी कि लॉन्ग टर्म का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ टीनी सेक्टर, टीनी सेक्टर में जो है वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का क्या लिमिट है। हमने आपको सेशन नंबर 1 में यानी सीरीज नंबर 1 में आपको बहुत अच्छे से हमने पढ़ा रखा है कि पुराने जो है इन्वेस्टमेंट के कितने धनराशि थे और नए इन्वेस्टमेंट जो चेंज हुआ उसमें कुल कितने धनराशि थे। ठीक है, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट के कुल कितने धनराशि थे, ठीक है, पुराने और नए, ये ने हम आपको सेशन नंबर 1 सीरीज नंबर 1 में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप अगर उस सेशन को देखे होंगे तो आराम से आप आंसर देंगे कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ टीनी सेक्टर, ऑप्शन नंबर ए 1 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 10 करोड़। तो याद रखेंगे पुराना डेटा के अनुसार क्या होगा, 25 लाख। ठीक है, पुराना डेटा के अनुसार 25 लाख, और अगर नया डेटा की बात करें तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, 1 करोड़। ऑप्शन में क्या मिलेगा, 1 करोड़। अगर आपको ऑप्शन में 1 करोड़ दिखेगा तो आप 1 करोड़ टिक करेंगे, क्योंकि नया डेटा के अनुसार टीनी जो हमारा सेक्टर है, टीनी सेक्टर मतलब मैक्रो जो है हमारा मैक्रो इंटरप्राइजेज है, उसमें 1 करोड़ रुपया की बात होता है। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे, 1 10 20, 1 10 20, 1 करोड़ यानी कि टीनी यानी माइक्रो। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, 10 मतलब स्मॉल। ठीक है, 10 करोड़ किस में होगा, स्मॉल में। ठीक है, और 20 करोड़ किस में होगा सर, तो मीडियम में। यानी मीडियम एंटरप्राइजेज में 20 करोड़ तक आप क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। स्टोरिंग ऑफ गुड्स इज डन बाय, वस्तुओं का संग्रहण का काम करता है, वस्तुओं के संग्रहण का काम करता है। स्टोरिंग ऑफ गुड्स इज डन बाय फुटकर व्यापारी, ग्राहक, उत्पादक, थोक व्यापारी। तो याद रखिएगा वस्तुओं का संग्रहण का काम कौन करेगा, यानी थोक व्यापारी यानी होलसेलर। होलसेलर क्या करता है, वस्तुओं को, गुड्स को क्या करता है, स्टॉक करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। मोर क्रेडिट सेल यानी सबसे ज्यादा उधार में सामान कौन बेचता है, तो सबसे ज्यादा उधार में सामान थोक व्यापारी बेचता है, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को क्या करता है, सेल करता है। ठीक है, तो मोर क्रेडिट सेल आर डन बाय होलसेलर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। डिपार्टमेंटल स्टोर आर मोस्ट पॉपुलर, आपसे पूछा जा रहा है कि विभागीय भंडार सर्वाधिक लोकप्रिय है, यानी डिपार्टमेंटल स्टोर आर मोस्ट पॉपुलर कहां पे, इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस में। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो कहां पे है सर, अमेरिका में। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, यानी मोस्ट पॉपुलर जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर वो अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। मेट रिसिप्ट इशूड बाय, कप्तान की रसीद निर्गमित करता है। कप्तान का रसीद कौन निर्गमित करता है, ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, ठीक है, हॉकी टीम के कप्तान। अब बोले सर कहाँ ये ऑप्शन में दिया हुआ है, अरे हाँ सर ये तो ऑप्शन में दिया नहीं। ऑप्शन कौन कौन सा है, ऑप्शन जहाज का कप्तान, यातायात करता है, निर्यात करता है, इनमें से कोई नहीं। तो कप्तान की रसीद निर्गमित करता है, ठीक है, इसका
करेक्ट आंसर होगा मेट रिसिप्ट इशूड बाय जहाज के कप्तान, कैप्टन ऑफ शिप। कैप्टन ऑफ शिप जो है, जो जहाज के कप्तान हैं, वही मेट रिसिप्ट को क्या करते हैं, इशूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टैब्लिश्ड, आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टैब्लिश्ड यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। अब हम लोग तो ये जानेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न के और भी महत्वपूर्ण डेटा का हम लोग क्या करेंगे, जिक्र कर लेंगे, क्योंकि अगर WTO से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसका आसानी से जो है वो क्या कर सके, आंसर कर सके। तो सबसे पहली बात, WTO का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई सर, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ। 1 जनवरी 1995 में किसकी स्थापना हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद पूछा जा रहा है इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995, 28 ईयर्स एगो, 28 साल पहले हुआ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है सर, किसका हेडक्वार्टर, WTO का। WTO का हेडक्वार्टर यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्या है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो क्या है सर, इसकी हेडक्वार्टर है, किसका, WTO का। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि WTO में कुल मेंबर यानी कि कुल सदस्यों की संख्या, WTO में प्रश्न पूछा जा सकता है कि WTO में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, हाउ मेनी मेंबर, ठीक है, इन WTO कितने सदस्य देश हैं, कितने सदस्य देश हैं किसमें, WTO में। तो कुल 164 देश इसके मेंबर हैं, यानी 164 देश जो हैं वो WTO के क्या हैं, मेंबर हैं। आपस में इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से, लीगली वैधानिक रूप से ये क्या करेंगे सर, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सर हमारा कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जब वह पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन का नॉर्म्स करते होंगे तो वह किन भाषा का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि 164 कंट्री हैं तो सभी कंट्री में जो भाषा है वो तो अलग अलग होते होंगे। ठीक है, तो वैसे केस में किन किन भाषाओं को जो है वो मान्यता दे रखे हैं WTO। तो यह जो है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो भी सारा कामकाज जो है वो इंग्लिश में, साथ ही साथ फ्रेंच में और स्पेनिश में। ठीक है, यानी 3 ऑफिशियल लैंग्वेज में WTO काम करता है। नेक्स्ट आपको कंटेंट देखना है कि सर WTO को स्थापना करने का पर्पस क्या था, व्हाट आर द मोटिव फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO। हम लोग जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना क्यों किए थे, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किए थे सर रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर टू ट्रेड। हम यानी जब व्यापार करेंगे तो दूसरे देश हमारे ऊपर जो बैरियर लगा देते हैं, ट्रेड बैरियर लगा देते हैं, उससे बचने के लिए, स्मूथ बिजनेस करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, WTO का स्थापना करते हैं, यानी कि रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर्स बैरियर टू ट्रेड। जब हम व्यापार करेंगे तो व्यापार में अदर्स बैरियर, अन्य बाधे के साथ साथ जो टैरिफ लगता है, ठीक है, उसे हम खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, सभी इसके मेंबर कंट्री आपस में समझौता करते हैं। भारत जो है सर इसका मेंबर देश है और भारत इसका फाउंडर मेंबर है। आप अगर पूछेंगे सर भारत क्या इसका सदस्य है, किसका, WTO का, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भारत इसका जो है वो मेंबर है और साथ ही साथ भारत जो है इसका फाउंडर मेंबर है। फाउंडर मेंबर का मतलब जब 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हो रही थी तब भारत उस समय क्या था सर, उपस्थित था। WTO के स्थापना में भारत का प्रमुख योगदान था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 195। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 50 यानी इंटेंट होता है, इंटेंट इज, इंटेंट आखिर में क्या होता है पहले ये समझेंगे कि इंटेंट क्या होता है। ये तो ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंटेंट क्या है, लिखित है, मौखिक है, या लिखित मौखिक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर पहले जान लेंगे कि इंटेंट क्या होता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर खुद ब खुद जो है बहुत आसान भाषा में आप दे लेंगे।
इंटेंट क्या होता है? व्हेन द इंपोर्टर प्लेस एन ऑर्डर टू इंपोर्ट द गुड्स, यानी जो इंपोर्टर है यानी आयातकर्ता कौन? जैसे मान लीजिए कि हम जो है वो दूसरे देश से कोई सामान खरीदते हैं तो हम यहां पर इंपोर्टर कहलाए, ठीक है। और हम जब किसी दूसरे देश से सामान को खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, ठीक है, तो ही प्लेस एन ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे? प्लेस करेंगे, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करेंगे। मान लीजिए हम जो है वो एक फोन जो है वो दूसरे देश से मंगा रहे, तो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। कितना फोन? 1000, 2000, 10,000, 15,000, कुछ तो ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर फॉर द गुड्स टू बी डिस्पैच्ड, ठीक है। और जो भी हम ऑर्डर करेंगे, यानी मान लीजिए हमने 1000 फोन ऑर्डर कर रखा, ठीक है, तो वह 1000 फोन जो ऑर्डर कर रखे, वह 1000 फोन ऑर्डर होने के बाद वह डिस्पैच्ड होगा, ठीक है। तो दिस ऑर्डर इज नोन एज इंटेंट, और इसी ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? इंटेंट कहते हैं। आसान भाषा में बताएं सर, आसान भाषा में इसका आंसर होगा, सॉरी, इंटेंट का मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति यानी कि इंपोर्टर जब को आयात करता दूसरे देश से सामान को खरीदेगा, आयात करेगा, ठीक है, तो वह जो भी ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करेगा, ठीक है, वह ऑर्डर जब डिस्पैच्ड हो जाएगा तो उसे ही क्या कह देंगे हम? उसी को हम क्या कहेंगे? इंटेंट। क्या कहेंगे? इंटेंट कहेंगे। क्लियर है? आप समझ रहे? तो इंटेंट का मतलब, अब ये इंटेंट कैसा होगा? मौखिक होगा? बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, कैसा होगा? लिखित होगा। तो इंटेंट कैसे होते हैं? लिखित होते हैं, यानी कि रिटेन होता है, ठीक है। आप अगर चाहें, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इंटेंट क्या होता है। क्लियर है? आप इससे पहले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित किसी इन्फॉर्मेशन को आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे इस सेशन का जो है, यह सेशन हमारा 50 क्वेश्चन का जो सेशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सीरीज नंबर 2 क्लास 11th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज 2 वो हमारा समाप्त हो गया सर। आपको इतना सारा प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।